लड़ाकू विमान। हाँ। कोई भी एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ लेके ये शिक्षा अपने बच्चों को जो दिलवाता है, उसको लेकर विचार करने की सरकार को आवश्यकता है। अगर सरकार इस पर सुधार करे तो ठीक है, वरना करनी सेना जरूर स्कूल वालों को सुधारने की तैयारी में। परिवार में मैं बहुत सबसे छोटा था, तो बचपन में मेरे पिताजी नहीं, छोटू जो हम वीडियोस में देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, भाषावाद को लेकर। उस बारे में आपका क्या कहना है? भाषावाद का जहर अपने देश में फैलाने वाले मैं इन दोनों को कहना चाहूँगा कि करनी सेना इनकी सेना से काफ़ी बड़ी सेना है। हमारे लोगों को कहीं भी ये तकलीफ देंगे तो दुगनी तकलीफ आपके लोगों को देने की क्षमता हम रखते हैं। मतलब लोगों को अनुराग प्रताप सिंह जी का ये वाला वर्जन भी देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपके थ्रू देखेंगे। हरतालिका तीज का जो त्यौहार था, कि ऐसे बहुत से ऐसे युवक हैं फेक आइडेंटिटी, जिससे वो हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। 1% भी जो ऐसी मेरी बहनें हैं, अगर अपने माँ बाप को वो नहीं बता सकती वो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो एक बार अपने भाई अनुराग प्रताप सिंह को वो अवश्य बताएं। एक ऐसी आवाज जो समाज, संस्कृति और सम्मान के लिए हमेशा उठती है। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद है करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुराग प्रताप सिंह राघव जी। वेलकम टू दी पावर टॉक्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी, आपने ये फैसला कैसे लिया कि आपको करनी सेना ज्वाइन करनी है? ये फैसला जो करनी सेना ज्वाइनिंग का है, ये मैंने नहीं लिया, ये मेरे जो समाज के लोग हैं उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझ में वो खूबी देखी होगी समाज के लिए लड़ने की और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम की। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया, क्योंकि राजनीतिक लोगों से मेरी शुरू से बनी नहीं है कभी, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अपने देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए मुझे नहीं मिलता, इसलिए मैंने ऑप्शन चूज किया। तो करनी सेना सिर्फ राजपूतों के लिए है या फिर आप हर समाज की सेवा करते हैं? जिस संगठन के पीछे सेना लगा हो वो किसी भी एक समाज के लिए समर्पित नहीं रहती। हाँ, हमारा संगठन में भर्ती केवल राजपूतों की होती है, पर हम काम 36 कौमों के लिए करते हैं और राष्ट्र के लिए। हमने सुना है कि करनी सेना सिर्फ राजपूतों की सहायता करती है। नहीं, आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा। देखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, जहाँ आप देखोगे कि जहाँ भी बात राष्ट्रवाद की आती है, राष्ट्र प्रेम की आती है, धर्म की आती है, वह करनी सेना प्रथम पंक्ति में होकर देश के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहती है जहाँ उसे खड़ा होना चाहिए। करनी सेना की सबसे बड़ी लड़ाई आपके लिए कौन सी रही है? देखिए, हर लड़ाई की अपनी एक प्राथमिकता है और करनी सेना की लड़ाई जो है वो हर उस मुद्दे की लड़ाई है, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है। हर लड़ाई की, मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि अपनी प्राथमिकता है, और सबसे विशेष मुद्दा है करनी सेना की जो लड़ाई है वो अपने समाज को शिक्षित करने की लड़ाई है, सही मुद्दे उठाने की लड़ाई है और राष्ट्रवाद की लड़ाई है। आपके सही मुद्दे भी कभी-कभी कुछ लोगों को गलत लग जाते हैं। देखिए, ये सबके सोचने का अपना अपना तरीका है। कोई, जब भी आप किसी समाज सेवा का बीड़े उठाते हैं तो उसमें आपके प्रति कई सकारात्मक विचार भी आते हैं और नकारात्मक विचार भी आते हैं। ये सामने वाले की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वह आपको किस नज़रिए से देख रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक। तो आपको क्या लगता है कि आपको लोग पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं? ज़्यादा क्या आप देख सकते हैं? मतलब आपको अभी दिख रहा होगा कि लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं। आपके दुश्मन भी बहुत होंगे क्योंकि आप लड़ाइयाँ जो लड़ते हैं वो कुछ लोगों को नहीं समझ आती होगी। देखिए, दुश्मन की तो परवाह नहीं करते हम, एक हैं, दो हों कि 200 हों। लड़ाई लड़ने के पहले ये जो यात्रा है इसका चुनाव मेरा खुद का है, तो इसके उतार चढ़ाव भी मुझे खुद को ही डिसाइड करना पड़ेंगे। तो दुश्मन का ना भय करते हैं, अपनी लड़ाई लड़ाई है और आगे भी लड़ते रहेंगे। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब जब ऐसे मुद्दे आएंगे जहाँ करनी सेना को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है, तो व्यक्ति नहीं देखते हम कि सामने कौन राजनेता है या कौन किस लेवल का अधिकारी है, सत्य के खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं। भाई से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि क्या राजपूत एग्रेसिव होते हैं? देखिए, खून में है राजपूतों के एग्रेशन। तो अगर एग्रेसिव हमारे पूर्वज नहीं होते तो उनके सर कटने के बाद वो मैदान में योद्धाओं जैसे लड़ते नहीं। अगर एग्रेसिव हमारी मातृशक्तियों में नहीं होता तो हज़ारों मातृशक्तियों ने जो ज़ोहर किया है उसको करने की क्षमता, आप जानते हैं कि अग्नि अगर अपने से 10-20 फीट दूर रहती है तो उसकी जो ज्वाला होती है वो किस प्रकार से तेज होती है, और ऐसी भयंकर ज्वाला में जो मातृशक्तियाँ हमारे जौहर दिख करा था, आप कल्पना नहीं कर सकती कि विदाउट एग्रेशन
ये क्षत्रियों को गॉड गिफ्ट कहा जा सकता है। एग्रेशन एग्रेशन भी पॉजिटिव इंटेंट है, केवल नेगेटिव नहीं है। तो उसको मैं चाहता हूँ कि उसको पॉजिटिवली आप लेके देखा जाए कि हाँ, एग्रेशन आपको हमारे देखने के बाद तो ये ज़रूर लगता है कि हाँ, राजपूत एग्रेसिव होते हैं, जितना आपको देखा है। अब आप कह सकते हैं कि चेहरे के भाव ऐसे दिखाई देते हैं, पर मैं पॉजिटिव इंटेंट से काम करता हूँ हमेशा। सकारात्मक मेरा विचार है और मैं सकारात्मकता पे ही अपने विचार रखता हूँ शुरुआत से। आपका ये लड़ाइयों से क्या गोल है? मतलब आप एग्ज़ैक्ट क्या चाहते हैं? देखिए, लड़ाई, इसको लड़ाई नहीं कहता हूँ मैं, इसको मुद्दों पे लड़ना कहता हूँ। लड़ाई हमारी किसी सरकार में परिवर्तन की नहीं है, हमारी लड़ाई है व्यवस्थाओं में परिवर्तन की। जहाँ-जहाँ हम व्यवस्थाओं में गड़बड़ी देखेंगे, वहाँ-वहाँ करनी सेना उस मैदान में लड़ डट के और प्रथम से लेके अंतिम तक, जब तक उस चीज़ों का परिणाम नहीं आएगा, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। आप आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, आप क्या चीज़ सही करना चाहते हैं कि इस भारत में क्या चीज़ सही हो जाए? नहीं, भारत एक सशक्त देश है। देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल के नहीं होते हैं। आप देखिए, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे वो हमारे देश में आधुनिक हथियार लाने से लेके, किसी देश द्वारा अगर हमारे देश पर हमला किया जाता है तो उसको पलटवार के देखें। पर मेरा ये विचार है कि जो भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देश हित में सभी को साथ में सहमत होकर लड़ना चाहिए, उसमें करणी सेना भी अपना पूर्ण योगदान देती है। और जहाँ बात विरोध करने की आती है, हमें लगता है कि ये चीज़ किसी के साथ गलत हुई है, चाहे वो एनसीईआरटी का मुद्दा हो जिसमें हमारे इतिहास के साथ काफ़ी छेड़छाड़ हुई है। इतिहास में जो हमारा इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, इस भारत को अखंड भारत बनाने में क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उसको, और मराठाओं का, तो उसको गलत तरीके से इतिहास में जैसे बताया गया, तो उसका हम पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। और माँ भगवती की कृपा रही तो इसमें बहुत सारे, गलत तरीके से मतलब क्या? आप बताना देखिए, चाहेंगे? आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, जो इतिहास रहा है वो हमने अकबर और हुमायूं ऐसे लोगों का पढ़ा है। इसमें इतिहास होना चाहिए महाराजा छत्रसाल का, क्या महाराणा बात! प्रताप का, बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान का, वीर शिवाजी महाराज का, जो महान योद्धा थे। जी। योद्धा किसी भी एक समाज के नहीं थे, वो योद्धाओं ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने बलिदान देश के लिए दिए। उन योद्धाओं के जिक्र से ज़्यादा इन जो मुगल सल्तनत थी, इनका जिक्र शिक्षा में ज़्यादा किया गया है। तो उसको बदलने की आवश्यकता थी और उसको बदलने की आवश्यकता अभी भी है, क्योंकि उस क्षेत्र को जब तक हम बदलेंगे नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हमारे देश का युवा वही पढ़ेगा और वही बताएगा। मतलब करनी सेना सारी समाज की सेवा करती है, सिर्फ़ राजपूतों की नहीं। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि करणी सेना में भर्ती केवल राजपूत होता है, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे माननीय लोकेंद्र सिंह कालवी साहब, उनका स्पष्ट कहना था कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता। तो करणी सेना में भर्ती केवल राजपूत होते हैं, पर अगर आवश्यकता किसी और समाज को पड़ती है, तो राजपूत वह कास्ट है, वह जात है जो किसी भी एक धर्म को बचाने के लिए मैदान में नहीं आई है। हमारे पूर्वजों ने भी सबके लिए लड़ाई लड़ी, युद्ध किसी एक समाज के लिए नहीं लड़े। आप कारगिल युद्ध उठा के देख लीजिए, 50% से ज़्यादा उसमें राजपूत शहीद हुआ है। तो वो केवल राजपूतों के लिए शहीद नहीं हुआ है, वो उस देश की जनता के लिए शहीद हुआ है। ज़रूर। तो आपको क्या लगता है कि आजकल का जो यूथ है, उसको क्या समझना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा यूथ को जो है सीखने की आवश्यकता है कि संस्कार, जो भारत में रह रहा है, जो इंडियन कल्चर फॉलो करना चाहिए उसको। मैं देख रहा हूँ कि आजकल यूथ कहीं न कहीं, हमारा भारत देश आज़ाद ज़रूर है, पर केवल विचारों से आज़ाद हो रहा है। आपका ड्रेसिंग, और मैं किसी के उस पे कमेंट नहीं करना चाहता, पर मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है कि यूथ को ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो विज़न है वो किस स्थिति में है, हमारा जो ड्रेसअप है क्या वाक़ई हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से है। हम मानसिकता से ज़रूर आज़ाद हो गए हैं, पर अभी भी हमारे जो विचार हैं कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के गुलाम दिखाई देते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से आप क्या पूछना मत है? चाहता। जी। वेस्टर्न कल्चर मैं बोलूँगा तो शायद इस बात का काफ़ी विरोध भी होगा कि मैं वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्शन मानना ही मेरे लिए अपने आप में गलत गलत। है। एक अच्छा संस्कारी वेशभूषा और वो में, मतलब, गलत क्यों है? नहीं, गलत ये है कि आप एक स्त्री का सबसे ज़्यादा, जितना वो सौम्य रहेंगी, सरल रहेंगी, संस्कारवान रहेंगी, मेरे को लगता है उससे खूबसूरत कोई नहीं होता है। जैसे हम भगवानों को देखते आ रहे जैसे हम भगवानों को देखते आते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम यही चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे लहजे में रहें,
नशे से दूर रहें और ये जो नशाखोरी करवा रहे हैं, अगर ये इनकी जानकारी आप हमें दें तो हम इसमें उनको सुधारने का अपनी तरफ से पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। 100% में से हम देख रहे हैं कि 70% यूथ जो है लोग वो क्लबिंग की ओर अट्रैक्ट है। देखिए, वो एक युवा अवस्था है, अब उसको डेफिनेटली लगता है कि शायद हम किसी व्यापार के खिलाफ नहीं हैं और क्लब्स ठीक है चलाइए आप, हमें कोई क्लब्स का विरोध नहीं करता हूँ कि युवा, हाँ, हमें कोई पार्टियों से दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन उसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए। जैसे उसकी वजह से क्या होता है, जैसे अगर आपने समय सीमा तय की है 11 बजे की, तो वह 11 बजे फिर शट डाउन होना चाहिए। अगर वो 11 बजे शट डाउन हो रहा है तो हमें कोई समस्या नहीं है, व्यापार व्यवसाय है सबका, सब अपना व्यापार व्यवसाय करें। क्योंकि उसके बाद जब वो जो नाइट कल्चर चालू होता है 11 बजे बाद, आप देखेंगे अधिकांश शहर के पबों में जी। सूखा नशा, ड्रग्स यूथ को दिया जा रहा है, जो हमारे आने वाले भविष्य को, युवाओं आप तक को वो खबरें आ जाती हैं। 100% हमारे तक ये आती है। कौन खुफिया लोग हैं जो आप तक खबरें लेके आते हैं? ग्राउंड पे करने वाले मेहनती लोग हैं, जो कैमरे पे अपना नाम नहीं बताना चाहते, क्या वो बात है। बहुत मेहनती लोग रहते हैं, जो अभी भी ऐसे खुफिया तरीके से काम करके इस देश के युवाओं को बचाना चाहते हैं इस ड्रग्स से। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूथ को बिगाड़ने का काम सबसे ज़्यादा ड्रग्स कर रहा है। समय सीमा पर पब और क्लब बंद होंगे तो रात को शराबखोरी रोड पे नहीं होगी, पुलिस भी अपने समय से अपने काम कर सकेगी। तो मेरा यही है कि अगर क्लब और पब कल्चर है भी, उसकी समस्या नहीं है, पर उसको समय से बंद होने की आवश्यकता लेकिन आजकल के यूथ का ये कहना है कि जब वो अगर वो 9 बजे फ्री हो रहे हैं है। और वो 9:30 या 10 बजे क्लब जा रहे हैं, तो वो 1 घंटा पार्टी करके क्या करेंगे? तो वो 3 घंटे पार्टी करके क्या करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 घंटे पार्टी करना, 2 घंटे पार्टी करने की बात नहीं है। अगर वो वीकेंड की बात है तो मेरे को लगता है कि संडे तो मैक्सिमम लोगों को ऑफ ही रहता ऑफ रहता है। है ना? तो वो थोड़ा जल्दी जाके, लेट नाइट आने से 2 दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। एक सड़क दुर्घटना, एक आप देख रहे हैं कि शहर की फिजा खराब हो रही है। बहुत ज़्यादा। कई ऐसे लोग हैं, ऐसे दरिंदे रोड पे घूम रहे हैं, जो अलग तरीके के नशे, पता नहीं आपके ग्लास में कब कौन क्या डाल के दे दे। उसकी वजह से केवल आप अकेले सफ़र नहीं होगे, आपका पूरा परिवार सफ़र होगा और संस्कार सफ़र होंगे इस शहर के, इस देश के। तो ये ज़िम्मेदारी हर उस नागरिक की है जो इस शहर में रहता है, इस प्रदेश में रहता है, कि वो इस नशाखोरी के खिलाफ ये मुहिम को चालू रखे। लेकिन इंसान नशा तो 12 या 11 के पहले भी कर सकता है ना? तो टाइमिंग से क्या दिक्कत होती नहीं, है? टाइमिंग आप देखिए, माहौल, फ़र्क माहौल का पड़ता है। आप, कोई व्यक्ति अकेले में बैठ के क्या पी सकता है और उसको जब माहौल मिलता है तो वो बैठ के क्या-क्या कर सकता है। फ़र्क माहौल का, एक नशे से ज़्यादा फ़र्क माहौल का होता है। क्लबों की आड़ में जो गलत धंधे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि क्लबों की आड़ में ड्रग्स का सप्लाई, क्लबों की आड़ में गांजा का सप्लाई, क्लब के आड़ में ऐसे कई ऐसे एमडी ड्रग्स का सप्लाई चल रहा है, जिसको लेकर जो हमारे इंदौर शहर के कैलाश जी ने भी कई बार बात रखी है मध्य प्रदेश के मुखिया के सामने, कि ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होने की आवश्यकता उन्होंने है। हाँ, आवाज़ उठाई थी इस चीज़ आवाज़ पे। उठाई थी, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो क्लब कल्चर है, यहाँ जो युवक, जो सिलेक्टेड एक कास्ट के युवक हैं, वो अपना टारगेट बना के रखते हैं। अच्छा। युवतियों को, हमारे देश की बच्चियों को उन पे टारगेट करके रखते हैं, उनको नशा कराते हैं और फिर उनके साथ ऐसी घटिया हरकत होती है, जिसका सामना करने के लिए ना तो आप लोग तैयार हैं, ना हम तैयार हैं। और ये वाला मुद्दा आपने काफ़ी उठाया हुआ है अभी। ने बिल्कुल उठाया, जहाँ धर्म की बात आएगी, मैंने आपको पहले भी कहा, देश और संस्कृति के बचाव की बात आएगी, सबसे प्रथम पंक्ति में अनुराग प्रताप सिंह खड़ा मिलेगा आपको। आप लोगों को जब पता चलता है कि जो हमारे धर्म की लड़कियाँ, हिंदू धर्म की लड़कियाँ हैं, वो गलत दिशा में जा रही है, तो सामने वाले का आप लोग क्या करते हैं? मतलब एक होगा ना कि देखिए, जब वो पगड़ाई कुछ में आया है कुछ तो बातें क्या ऑन करना है? कैमरा बताने की नहीं होती। ऊपर वाला जानता है कि हम उसका क्या दृश्य करते हैं, और दृश्य ऐसा करना भी ज़रूरी, हम मानते हैं कि हम उसमें कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं। जो हमारे समाज की हिंदू धर्म की बेटियों के साथ, बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ी करेगा, उसका दृश्य कल्पना से भी परे हम करने की क्षमता जब रखते हैं। आप लोग रक्षक हैं। बिल्कुल 100%, भक्षकों के लिए बहुत बड़े रक्षक हैं। आपका गुस्सा तो हमने देख ही रखा है। हमने ये भी सुना है कि आपने गोली चलाई थी किसी के ऊपर। नहीं, वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी, कोई अच्छा। मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी थी। जब बात आमने सामने की थी तो निश्चित रूप से बात है कि कोई मरने के लिए तो जन्म लिया नहीं है इस मतलब धरती पर। सोचिए आर्या पार। सीधी बात है, कोई मारने आएगा तो उससे पहले हथियार चलाने की क्षमता है हमारे अंदर। क्या बात है। आगे भी आप ऐसी तैयारी है। ये पूरे पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं, 24 घंटे बिल्कुल सेंसेस में रह के तैयार रहते हैं। हाँ, आगे देखे, कभी किसी को छेड़ने की आदत नहीं है, और कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ने का स्वभाव भी नहीं रखते।
आपकी फैन फॉलोइंग ही इतनी है कि लोग आपसे आगे से आने में सोचेंगे। नहीं, वो तो चाहने वाले हैं और देखिए जितने चाहने वाले होते आपका हैं। इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ होता है एक्चुअली जब मैंने देखा, तो मुझे पता पड़ा कि आपकी फैन फॉलोइंग एक्चुअली किसी सेलिब्रिटी जैसी है। नहीं, ये तो लोगों के चाहने वाले की मतलब मेरा जो काम करने का तरीका लोग जानते हैं वो कैसा है। मैं किसी भी लड़ाई को परिणाम तक लड़ने पे विश्वास रखता हूँ और जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कोई मैं फेक फॉलोअर्स नहीं है, वो एक्चुअल में मेरे साथ ग्राउंड पे भी मौजूद होते हैं जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ती है। जिस लड़ाई को मैं शुरुआत देता हूँ, उस लड़ाई को अंतिम तक लड़ने के लिए मेरे साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। क्या बात है। अगर किसी को मदद चाहिए आपसे, तो कैसे कनेक्ट करें? मतलब डायरेक्ट बात हो सकती है आपसे? बिल्कुल हो सकती है, मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पर है, अगर मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। सोशल मीडिया टीम मुझे एक-एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है। कोई अर्जेंट नीड होती है किसी को तो मुझे मुझ तक वो बात पहुँचती है। और मेरी एक टीम है सोशल मीडिया की 11-12 लोगों की, वो प्रॉपर वॉच रखती है कि किसी व्यक्ति को अगर ज़रूरत है तो एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं ये सारी एक्टिविटीज़ चला पाऊँ अच्छा। या लगातार मेरे पास इतने पूरे देश प्रदेश से फ़ोन आते हैं कि मैं सबके फ़ोन उठा पाऊँ। तो मैसेज की एक सुविधा है कि मेरे को कोई मैसेज करता तो उसको उसका रिवर्ट भले ही 1 घंटे में मिलेगा पर उसको रिवर्ट ज़रूर देता हूँ मैं। क्या बात है। मतलब सबकी सहायता करते हैं आप। नहीं, 100% ये स्वभाव में है मेरे। सो आजकल के यूथ की तो बात हो गई, लेकिन उनके पेरेंट्स की बात करते हैं हम। आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो आप उनके पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो किस चीज़ पे ध्यान दें? देखिए, पेरेंट्स की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे को ऐसा लगता है एज़ अ पेरेंट मैं बताऊँ आपको तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले तो आस-पास के किसी स्कूल में ही एजुकेशन दिलानी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए आजकल के पेरेंट्स भाग रहे हैं बड़े स्कूलों के पीछे। हुँ। बड़े स्कूलों के पीछे भागने के कारण किसी स्कूल का डिस्टेंस अगर उनके घर से 30 किलोमीटर्स का या 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर्स का, अ, तो उस बच्चे का समय का जो उसमें शोषण होता है, वो सुबह 5:30-6 बजे उठता है, जी। 1.5 घंटे में 1.5 आवर्स में उसको स्कूल पहुँचना होता है, 1.5 घंटे आने का, 1.5 घंटे जाने का। जी। केवल एक बच्चे के लिए शिक्षा का महत्व है, मैं मानता हूँ, लेकिन शिक्षा के साथ-साथ उसके पास उसका समय खेलने का भी है, परिवार के साथ बिताने का भी है, उसको ये सब सीखने की भी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी एजुकेशन की आवश्यकता है। तो बिल्कुल। मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा दूर स्कूल भेजने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता। आप बच्चे को पास के ही किसी अच्छे स्कूल में करिए और बिल्कुल। उसको संस्कार घर में दीजिए। उसको बताइए कि उसके भविष्य के लिए क्या है, जब समय आएगा वो खुद अपने भविष्य का निर्माता होगा। आप इतनी छोटी-सी उम्र में अगर उसको बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियों से, किताबों से लाद दोगे, बड़े भारी स्कूल बस्तों के से। बाद में उन्हें 3 घंटा ट्यूशन भी भेजा जाता है। जी, मैं वही कहना चाहता हूँ आजकल के पेरेंट्स में अननेसेसरी मेरे को ऐसा लगता है कि खुद अपने दिमाग का बोझ बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। बच्चा एक स्थिति में आके खुद ये निर्णय लेता है कि उसको किस स्थिति में कैसी पढ़ाई करनी है। तो स्कूल के एजुकेशन के जितना पास हो सके, जितना कम समय में मैं तो चाहता हूँ कि पेरेंट्स में से कोई उनको स्कूल ड्रॉप करने जाए, तो बॉन्डिंग भी अच्छी बढ़ती है और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी समय उस पे ज़रूर। पास में स्कूल होगा तो और भी अच्छी और भी चीज़ है। अच्छी चीज़ है कि क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ पढ़ना नहीं है, खेलना भी है, घरवालों के साथ समय बिताना भी है। और कई बार ऐसा भी होता है बच्चे की स्कूल में अगर तबीयत खराब हो गई तो 1.5 घंटा उसको वेट करना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स आ देखिए, जाएँ उसके आप पास। और मैं बता रहा हूँ कि हमारे सोचने की शक्ति और एक बच्चे के सोचने की शक्ति में बहुत डिफरेंस है। वो एक ग्रोइंग स्टेज में होता है। उस ग्रोइंग स्टेज में उसकी माइंड स्टेबिलिटी क्या होती होगी कि यार मेरे परिवार ने मुझे इतनी दूर पढ़ने भेजा है, मुझे उनकी आवश्यकता लग रही है। पहुँचने में ही अगर पेरेंट्स को उस तक या उसको पेरेंट्स तक अगर 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, तो तब तक तो ऑलमोस्ट उसके ब्रेन डेवलप हो ही जाता है कि यार मुझे ये चीज़ खुद ही करनी है। तो उसकी कनेक्टिविटी भी पेरेंट्स के साथ डिस्टर्ब होती है। तो जिस तरीके से मैं आपको बात करते देख रही हूँ और जितना मैंने आपका काम देखा है, नाम देखा है, क्या हम ये जान सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप एमएलए बन जाएँगे? देखिए, ये तो मेरे साथ रहने वाले लोग, वो मेरा समाज निर्णय लेगा। अगर वो चाहेंगे कि ये लड़ाई जो मैं सड़क पे लड़ रहा हूँ, उसे मैं सदन में जाके लड़ूँ, तो निश्चित रूप से आप। आपके लोग तो बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं नहीं, कि मैं आप कुछ भी नहीं आगे जाके चाहता। ऐसा कुछ मेरे लिए जो चाहता है मेरा भोलेनाथ चाहता है। वो जो चाहता है मैं वही करता हूँ, वही होता है। आप महादेव को बहुत मानते हैं? जी, सब उनकी कृपा है। फिर तो उज्जैन भी बहुत जाते नहीं, होंगे। बिल्कुल जाता हूँ। तो अनुराग जी हम ये जानना चाहेंगे कि बचपन से अभी तक आपकी लाइफ जो जर्नी रही है, उसमें क्या स्ट्रगल्स और एफर्ट्स आपने फेस किए? देखिए, बचपन से लेके अभी तक जो मेरी जर्नी रही है, उसमें मेरी क्या हर किसी व्यक्ति की जर्नी में स्ट्रगल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें
पर मैं इसको एज अ स्ट्रगल नहीं लेता हूँ। मैं हर चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। स्ट्रगल वो होता है जो चीज़ आपका जिसमें आपका मन ना लगे और उसको ज़बरदस्ती आपसे कराया जाए। क्या बात है। तो मैं हर चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी लेके उसको अच्छे से करने का प्रयास करता हूँ और स्ट्रगल नहीं मानता हूँ उसको। लेकिन स्टिल वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इतना बोल्ड बना दिया? नहीं देखिए, शुरुआत से बचपन से एक लीड करने की मेरी आदत है। चाहे वो स्कूल में मॉनिटर से लेके कहो आप या ग्रुप कैप्टन से लेके कहो कॉलेज में, हर चीज़ में मैंने एक लीडर की भूमिका निभाई है। तो उसी चीज़ ने मेरे को ये जब ये अपॉर्चुनिटी दी करनी सेना में काम करने की, तो मेरा जो अंदाज़ है, जो मेरा कार्य करने की शैली है, वो मेरे लोगों को पसंद आई और उसने ही मेरे को आज यहाँ लाकर खड़ा किया है। और आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे करनी सेना में? देखिए, मेरे को करनी सेना में लगभग 7 साल हो गए हैं। क्या बात है। माननीय लोकेंद्र सिंह कालवी साहब जिन्होंने करणी सेना की स्थापना की और मेरे जैसे कई युवाओं को इस एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का, हर क्षेत्र में मजबूत होने का। हाँ जी। आज 7 वर्ष लगभग कंप्लीट हो गए मुझे करणी सेना के लिए कार्य करते करते। बहुत अच्छे। आप हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं हर चीज़ में। आपने पिछले दिनों में देखा होगा शिवसेना ने जो किया, जो हम वीडियोज़ में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं। भाषावाद को लेकर हाँ जी, भाषावाद को लेके। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शिवसेना में भी 2 अलग-अलग संगठन हैं। एक माननीय बाला साहब ठाकरे को फॉलो करने वाले एकनाथ शिंदे जी संगठन चला रहे हैं। एक वो लोग संगठन चला रहे हैं जिनके पास कुछ काम करने को बचा नहीं है और वो यही सब फालतू के काम करके इस देश में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जैसे जिन्होंने अपनी जड़ को कभी नहीं छोड़ा, उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। तो वो सही है, पर ये जो भाषावाद का ज़हर अपने देश में फैलाने वाले, मैं इन दोनों को कहना चाहूँगा कि करणी सेना इनकी सेना से काफ़ी बड़ी सेना है। हमारे लोगों को कहीं भी ये तकलीफ़ देंगे तो दुगनी तकलीफ़ आपके लोगों को देने की क्षमता हम रखते हैं। तो इसमें सुधार करिए और देश के प्रधानमंत्री को इस पे तत्काल एक्शन लेते हुए इन दोनों को जो उचित कार्रवाई हो इस पे करना चाहिए, वरना ये भाषा का जो ज़हर है, भाषावाद का हर प्रदेश में फैलना चालू हो जाएगा। हमने एक चीज़ देखी है कि जो अनुराग प्रताप सिंह शेर है, वो एक टाइम पे नम हुआ था, हरदा में। देखिए, हर चीज़ दिखने में नारियल जितना सख्त दिखता है, अंदर से नरम होता उतना है। ही नम होता है। हमारी भी ऐसी शैली है। देखिए, मजबूती तो हमको रखना पड़ती है क्योंकि हम लड़ते हैं और लड़ने वाले व्यक्ति अगर मजबूत नहीं होगा तो उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो मजबूती से आपके साथ खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल। जो ऐसा विषय था, मैं पहले भी एक डिस्कशन में बता चुका हूँ कि जब हमारे लोगों पे जिस प्रकार से अत्याचार और भयावह स्थिति मैंने देखी थी, उस स्थिति में कुछ ना कर पाने की अपने लोगों के लिए वो पीड़ा थी और उस भावुकता से कुछ मजबूती हमारे अंदर आई है, जो एक बड़ा और विकराल रूप में आने वाले समय में मध्य प्रदेश में दिखाई देगी आपको। मतलब अपने लोगों के लिए शेर जैसा इंसान नम भी हो जाता है। डेफिनेटली अपने व्यक्ति पे तकलीफ आती है तो कोई भी शेर नम्र होगा ही, शेर हो, बब्बर शेर हो, कोई और भी। आप हमेशा कहते हैं कि या ये आपका परिवार है। नहीं, बिल्कुल 100% हर समाज का हर युवा मेरा परिवार है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, उसके हर सुख दुख की जवाबदारी मैं खुद स्वयं लेता हूँ। परिवार से मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में कौन-कौन है? देखिए, भला पूरा परिवार है, मेरी माताजी हैं, पिताजी हैं, बड़े दादा हैं, भाभी साहब हैं, उनकी दोनों बालिकाएँ हैं, मेरी धर्मपत्नी है, मेरे अच्छा। एक बेटा है, एक बेटी है। वाह यार! आपके बच्चे बड़े हैं मतलब हाँ, मतलब स्कूल जाते होंगे वो? अभी नहीं स्कूल जाते हैं, मैं इतनी जल्दी उनको स्कूल भेजूँगा अभी नहीं। अभी लेट देम लिव देयर लाइफ, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए। स्कूल तो शिक्षा उनके माता-पिता है, उनको घर में भी काफ़ी अच्छी दे सकते हैं। तो शिक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जितना हम देख रहे हैं शिक्षा के सेक्शन में, जितने पैसे लग रहे हैं, जितनी फीस लग रही है, जब तक वो थोड़े बड़े होंगे तो और चीज़ें बढ़ती जाएँगी। देखिए, इसी चीज़ को लेके मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्कूल वाले हैं, जी। वह एक शैक्षणिक संस्था ना होकर आजकल एक कमीशनखोर की संस्थाएँ बनती जा रही हैं। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि स्कूल में जो पेरेंट्स रहते हैं, उन पे अनैतिक दबाव बनाते हैं स्कूल की जो संस्थाएँ होती हैं, कि आप इसी परमानेंट जाके दुकान से ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, इसी परमानेंट दुकान से जाके आपको सिलेबस खरीदना पड़ेगा और फीस इतनी ज़्यादा। इस पर प्रशासन को संज्ञान लेके तुरंत इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार, आप फीस स्ट्रक्चर का भी एक दायरा सीमित होना चाहिए। आप देखिए 3 लाख, 4 लाख स्कूल की फीस, कोई भी एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ लेके
ये शिक्षा अपने बच्चे को जो दिलवाता है उसको लेकर विचार करने की सरकार को आवश्यकता है। अगर सरकार इस पे सुधार करे तो ठीक है, वरना करनी सेना जरूर स्कूल वालों को सुधारने की मैं तैयारी वही में है। कहने वाली थी कि आप तो समाज की सेवा करते हैं, समाज का साथ देते हैं, तो इस मुद्दे पे आप भी बात कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। पहले आवेदन करेंगे स्कूल वालों से, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, और समझ में नहीं आएगी तो दनादन करने पे भी करनी सेना पीछे हटने वाली सेना नहीं है। मतलब हम नहीं चाहते कि स्कूल जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़े कि कोई वहाँ एडमिशन लेने से डरे। पर हाँ, जब बात समाज के युवाओं के साथ छेड़छाड़ की आएगी, उनके बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा या पेरेंट्स के साथ, तो हम वो उस स्कूल को कभी भी नहीं बख्शेंगे। आजकल स्कूल कॉलेज में लोगों के सिलेक्शंस नहीं हो रहे बिना फ़ोन के। बड़ा फ़ोन जाता है तो ही उन्हें अंदर लिया जाता है। ऐसे स्कूल की अगर आपके पास लिस्ट हो तो आप मुझे अवश्य दे दें, उनकी अकल ठिकाने का काम मैं अच्छी तरह करना जानता बिल्कुल, हूँ। अभी मैंने पिछले दिनों में बहुत सुना है ऐसा। नहीं, कुछ 100% कॉलेजेस एक हैं, युवा कुछ विंग है स्कूल्स हमारी, हैं। एक जो युवा विंग चलती है कॉलेज का, स्कूलों का जो देखती है, जी। वह उसका यही कार्य है कि जो भी स्कूल ऐसी हरकत करता है या जबरन के इधर उधर से डोनेशन या फ़ोनबाजी की आवश्यकता लगती है, तो उन स्कूलों को बहुत अच्छे से अकल ठिकाने पिछले कुछ दिनों में हम अकल ठिकाने लगा चुके हैं, और वो अपने प्लेटफॉर्म पे वापस लौट आया जैसा उनको काम करना चाहिए। तो इसी कोई अगर आपके पास जानकारी हो, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो अगर ऐसा कहीं कुछ गलत करते हुए पाए जा रही हैं, तो उसकी जानकारी आप मुझे अवश्य दें, मैं उनको सुधार दूंगा। आने वाले दिनों में आपका क्या प्लानिंग है? करनी सेना और क्या करने वाली है समाज के लिए अच्छा का? देखिए, अभी तो स्पष्ट है कि अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं समाज को हमारे जागरूक करना शिक्षा को क्षेत्र में। हम अनेक अनेक संस्था, ये करनी सेना के साथ साथ मेरा एक महाराणा प्रताप फाउंडेशन भी चलता है, अच्छा। जिसमें मैं लगभग 100 सवा 100 ऐसे बच्चे हैं जिनको यूपीएससी पीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ। आप करवाते हैं? डेफिनेटली मेरा एक विजन एकेडमी के योगेश सिंह जी हैं वो, और मेरा छोटा भाई है जो इस संगठन मंत्री भी अजीत सिंह, वो मिलकर विजन एकेडमी से भंवरकुआ से उनको तैयारी भी करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ हर वर्ष 25 से 30 युवाओं को हम एजुकेशन में, चाहे वो बीबीए उनको करना हो, एलएलबी करना हो, पत्रकारिता करना हो, हर साल 25 से 30 विद्यार्थियों को हम शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें अगर किसी को जॉइन करना है तो वो कैसे करे? आप डेफिनेटली मेरे सोशल मीडिया पेज पे वो हैंडल डला हुआ है महाराणा प्रताप फाउंडेशन का, उस पे सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, जीमेल आईडीज दी हुई हैं। किसी को वेरीफाई भी करना है तो वो भंवरकुआ पे जाके वेरीफाई कर सकता है। अब हम रैपिड फायर पे आते हैं। गुस्सा या धैर्य? आपको क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है? देखिए, धैर्य धैर्य रखना, धैर्य के बाद अगर चीज़ें नहीं सुधरती तो फिर गुस्से पे आना चाहिए। सबसे पहले धैर्य आवश्यक है, क्योंकि धैर्यवान होना ही सबसे बड़ा ताकत मानी जाती पर आपको देख के लगता नहीं है। है। नहीं, मेरे को देख के नहीं लगता, पर अगर धैर्य नहीं होता तो विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो धैर्य ज़रूर आवश्यक है। अगर धैर्य लेने रखने के बाद निर्णय नहीं निकलता सकारात्मक, तो क्रोध को का सामने करने के लिए सब तैयार रहना चाहिए, सब सामने वाले। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जितने लोग आपको देखते हैं उन्हें सिर्फ यही पता है कि अनुराग जी जो हैं वो गुस्सा ही करते हैं? नहीं, जो मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं, उन्हें विश्वास है कि ऐसा नहीं है। मेरे बात मेरे लोगों पे आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि क्रोध आने में समय नहीं लगता। पर हाँ, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि धैर्य से निर्णय, क्योंकि मैं जो संस्थान चलाता हूँ, जो सेना चलाता हूँ, ये एग्रेसिव सेना है। तरीका और तेवर दोनों दमदार है हमारे, तो उसको संभाल के रखने में ही बहुत धैर्य की आवश्यकता तेवर तो आपका सोशल मीडिया पूरा दिख रहा है। राजनीति या समाज सेवा? है। देखिए, समाज सेवा आप करते रहिए। अगर समाज आपको चाहता है कि राजनीति में देखना, तो डेफिनेटली आप ये लड़ाई सड़क से सदन तक पहुंचाएगा आपको समाज, हमेशा समाज सेवा। हमेशा समाज। फेवरेट राजपूत योद्धा? सब अपनी अपनी जगह योद्धा तो योद्धा ही होता है, पर अगर देखा जाए तो महाराजा छत्रसाल जी को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करता हूँ। उनके कहे हुए बहुत उनको लिए कहा जाता था, इत यमुना उत चंबल इत नर्मदा उत टोस, छत्रसाल ऐसो लरन के रहू न काहू होस। क्या बात? मतलब छत्रसाल जी की जो लड़ने की क्षमता थी वो इतनी विशाल थी, इतनी गजब थी कि जब वो लड़ते थे तो आंधियों की तरह उनकी तलवार चलती थी। वो किसी कोई होश में नहीं रहता था जब वो लड़ते थे। काफी अच्छे विचार हैं आपके। तलवार या कलम? देखिए, तलवार और कलम दोनों किसी गलत हाथों में दोनों ही खतरनाक क्या बात है? है ना। वैसे तलवार और कलम अगर किसी समझदार शैक्षणिक व्यक्ति के पास हो, जिसके पास सही शिक्षा हो, तो वो दोनों ही सही व्यक्ति के पास रहें तो वो समाज में
बिल्कुल सही संदेश भी दे सकती हैं और एक मजबूत समाज की वो बेड़ा भी रख सकती है। क्या बात है, बहुत सही बात समझाई आपने। सबसे अजीब निकनेम जो आपको मिला हो? देखिए, परिवार में मैं बहुत सबसे छोटा था, तो बचपन में मेरे पिताजी नहीं, छोटू छोटू? कि छोटू बोलते थे सब, तो मैं बोलता था, अरे छोटू मत बोला करो, मेरी माताजी, भैया। फिर मैंने आगे चल के इस नाम में सुधार आपको करवा कोई ली। छोटू कैसे बोल सकता है? मतलब अब अनुराग प्रताप सिंह तो मैं अभी-अभी 8-10 सालों में बना हूँ। माँ-बाप के लिए और भाई-बहनों के लिए तो छोटा ही था, घर वालों के लिए। अभी भी कभी-कभी घर में ऐसा ज़िक्र हो ये जाता है छोटू, अब नहीं ले लेता हूँ मैं, अब सबको भुलवा दिया है मैंने ये नाम, अब नहीं ले लेता। कभी गलती से कोई कह दे याद आ जाए, अब गलती से कह दे तो छोटू। कह दे, आँखें देख के समझ जाता है कि अब अगली बारी गलती एक्चुअली नहीं जब कर। कोई छोटू बोले तो सब इधर-उधर देखने लग जाएँगे कि क्योंकि छोटू वो है छोटू कौन? है कौन? क्योंकि बहुत सारे छोटू एक जगह होते हैं, आपके इसलिए पास देख ले। बहुत सारे छोटू होंगे अभी। बहुत सारे छोटू। जो भैया-भैया, दादा-दादा, अच्छा आपको दादा बहुत कहा जाता है। नहीं, ये राजपूतों में एक बड़े भाई को सम्मान देने का वो है, पर क्योंकि दादा अब सभी बोलने लग गए हैं, तो वो हर व्यक्ति जो मुझे प्रेम करता है, मेरा सम्मान करता है, वो दादा बोल के संबोधित करता है। क्या बात है! हुकुम भी बोलते हैं शायद आपके इसमें। हाँ, मेरी धर्मपत्नी बोलती है मेरे को हुकुम। अच्छा, आज भी मतलब ऐसा लैंग्वेज यूज़ होता है? मैं अरे बिल्कुल, वो मेरे लिए बहुत बुंदेलखंड से बिलोंग करती हैं अच्छा, और वहाँ अभी भी आप देखेंगे तो राजपूत संस्कार और वो सारी चीज़ें हाँ, वहाँ के लोग जी, 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 जी करके बात डेफ़िनेटली करते फ़ॉलो हैं। कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें। बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे कभी। जी, जी, डेफ़िनेटली स्वागत है। इंस्टाग्राम पर ज़्यादा टाइम या ग्राउंड पर? ग्राउंड, ग्राउंड पे समय देंगे तो इंस्टाग्राम पे अपने आप दिखेंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड पे काम करना आवश्यक है। अगर ग्राउंड पे हम मेहनत नहीं करेंगे तो इंस्टाग्राम पे हमें देखने वाला कोई है नहीं। जिस तरीके से आपका सोशल मीडिया ग्रो हो रहा है तो ऐसा लग रहा है इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा नहीं, है। मेरे को तो समय ही नहीं मिलता है। सुबह से निकलते हैं और रात हो जाती है, तो इंस्टाग्राम पे इतना समय नहीं रहता है कि देख भी पाए। फ़ोन उठाने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो इंस्टाग्राम चलाना तो बहुत दूर की बात है। आपका डेली रूटीन क्या होता है? सुबह उठना, सबसे पहले ईश्वर का ध्यान, क्या बात उसके बाद स्वास्थ्य का, जिम, फिर दिन भर अपने लोगों से मिलना, उनकी समस्या सुनना, उनका निराकरण करना, कोई ऐसे मुद्दे कार्यक्रमों को अटेंड करना। तो फैमिली में टाइम कब? ठीक है, वो एडजस्ट करना पड़ता है। ये यात्रा का चुनाव मेरा है, तो इसके उतार-चढ़ाव जो भी होंगे वो मुझे ही स्वीकार करना पड़ेंगे, उसको मुझे ही देखना। आप बाहर गुस्सा होते होंगे लेकिन घर में आपसे गुस्सा होते होंगे। नहीं, अगर गुस्सा होता है तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते। समझने वाले हैं, समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सपोर्टिव फैमिली। आपकी लाइफ का ऐसा नियम जो आप कभी नहीं तोड़ते? ईश्वर की आराधना, क्या बात है! आप भी बहुत बिलीव करते हैं। 100% सब कुछ अध्यात्म से जुड़ा है। अध्यात्म ही सब कुछ है। अध्यात्म के बिना कुछ भी नहीं है। कर्मा या डेस्टिनी? कर्म। आप आप भी कर्मा बिलीवर हो? 100% कर्म अच्छे रहेंगे तो डेस्टिनी जो अच्छी हो कभी जाए। अच्छी अपने आप ही डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। 100% जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, सत्य है। दुआएं तो आपको बहुत मिलती होगी। हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद है, कार्य ऐसे अपने आप ही होते हैं जिससे दुआएं मिले, और कोशिश भी यही रहती है कि दुआएं मिले। आप तो हर रोज करते हैं ऐसे कार्य जिसमें आपको दुआएं भी मिलती देखिए, मैं नहीं करता हूँ, ये करवाता ईश्वर है। ये तो मैं तो एक माध्यम हूँ। ये आप अपने आप पे घमंड करने का विषय नहीं है कि मैं करता हूँ। मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। मेरे लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ प्रकृति ने सेट किया हुआ है। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, करवा तो ईश्वर ही रहा है, ऐसा क्या मेरा बात मानना है! है। महादेव। हाँ, महादेव। आपकी सबसे बड़ी आदत जो लोग कम जानते हैं? अब ऐसी तो कोई आदत नहीं है जिसको लोग कम जानते हो, कि सोशल मीडिया और ये जो पब्लिक लाइफ होती है, इसमें लगभग सब कुछ एक्सपोज्ड ही रहता है, आपका स्वभाव, व्यवहार। तो मेरी ऐसी कोई ऐसी आदत। लेकिन एक डेली लाइफ में आपका कुछ होता होगा ना कि जो लोगों को नहीं पता है। हाँ, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, सॉफ्ट म्यूज़िक, अच्छा, आप हेडफ़ोन्स भी लगा म्यूजिक के। लवर हैं। हाँ, जब मैं जिम में रहता हूँ तो 1 घंटे खुद को देता हूँ। आप जिम भी जाते हैं। हाँ, कोशिश करता हूँ, रेगुलर तो नहीं हो पाता, या फिर योगा या कुछ भी, हाफ एन आवर वॉक। ज्यादा खुशी मंच पर भाषण देना या परिवार के साथ वक्त बिताना? जब मंच पर भाषण दूँ और मेरा परिवार उसको सुनता है, लोग उसको सुनते हैं, तो दोनों खुशी कंबाइन हो जाती है। आपकी लाइफ का सबसे इमोशनल पल, पब्लिक या प्राइवेट? कुछ प्राइवेट ऐसा पल है जिसको मैं ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करना चाहता, बट इट्स ओके। अब वो चीज़ डिस्कशन करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। अब लोगों को ये लगेगा कि ये वाला पॉइंट आपने क्यों नहीं बताया।
क्योंकि जो आप नहीं बताना चाहते वही सब जानना वही चाहते सब हैं। जानना चाहते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो सबको नहीं बताना चाहिए, कुछ चीजें प्राइवेट भी होती है उसको। आज पहली बार मैं आपको ऐसे स्माइल करता देख रही हूँ। ये नहीं, मैं हंसता हूँ हमेशा, लोग बोलते हैं हंसमुख हूँ मैं। मैंने जितना आपको देखा है, मतलब जितना सोशल मीडिया पे और इधर-उधर देखा है, उतने में मुझे आप हमेशा ही कुछ काम करते टाइम गुस्से में ही नज़र आए। काम नहीं, वो उस समय नेचर ऑफ मतलब मूवमेंट क्या है ये देखना ज़रूरी है कि कोई ऐसा मूवमेंट रहता है कि जहाँ अपने आप ही जो स्वभाव होता है वो बदलाव ले लेता है। तो अगर आप बैठे तो आपके सामने कोई आंदोलन या ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें स्वभाव एग्रेसिव दिखे, तो एक नॉर्मल बातचीत है, तो ऐसा ही हूँ मैं जैसा मैं दिखाई दे रहा हूँ। मतलब लोगों को अनुराग प्रताप सिंह जी का ये वाला वर्ज़न भी देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपके थ्रू देखेंगे। बिल्कुल। एक वर्ड में अनुराग प्रताप सिंह राघव कौन है? लड़ाकू विमान, हाँ, हाँ, हाँ। अपने लोगों के लिए लड़ना हुँ, आखिरी दम तक, दम तक। नो मैटर व्हाट, एनीथिंग, कुछ भी कैसी भी हो, लड़ाई। कैसी भी लड़ाई हो, जो जिस तरीके से समझना चाहता है, जो जिस तरीके से लड़ने की इच्छा रखता है, चाहे कोई भी हो, उससे उस स्थिति तक, जहाँ तक वो चाहे वहाँ तक लड़ने की क्षमता रखते हैं। आप हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, किसी भी ऐसे बड़े ओकेशन, जैसे कल ही आप एक बहुत बड़ा उदाहरण लीजिए, कल एक हरतालिका तीज का जो त्योहार था, उस पे हमारे जो शहर है एक बहुत ही, यहाँ पर एजुकेशन के मामले के कारण कई ऐसे बाहर जिलों से आए हुए विद्यार्थी भी रहते हैं, बिल्कुल। जो एक कोई भी ओकेशन को एक बहुत अच्छे भव्य रूप में मनाते हैं। कल तीज का त्योहार था, आपको बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता, आप स्पेशली आप जैसे यूथ को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से ऐसे युवक हैं, आइडेंटिटी बना रखी है अपनी फेक आइडेंटिटी, जिससे वो हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, जो बाकी लोगों को नहीं पता। जो बाकी लोगों को नहीं पता। पता होना चाहिए आप जैसे यूथ को कि हमें बहुत चैतन्य और समझदारी से कोई भी ऐसे आयोजनों में भाग लेना है, बिल्कुल सतर्क रहना है, किसी भी ऐसे जिसको हम नहीं जानते म्यूचुअल्स के, तो उससे संपर्क नहीं करना है, क्योंकि यह चीज़ और ये लोग आपको बर्बाद करने की उस हद तक जा सकते हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 1% भी जो ऐसी मेरी बहनें हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर अपने माँ-बाप को वो नहीं बता सकती, वो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो एक बार अपने भाई अनुराग प्रताप सिंह को वो अवश्य बताएँ। मैं वादा करता हूँ कि जिस हद तक उनकी मदद हो सकेगी, नाम मैं ऑन कैमरा कभी किसी का नहीं लूँगा, मैं उनकी उस हद तक जाके मदद करूँगा, और वो जो व्यक्ति उनके साथ गलत करता है, उसको सही सबक सिखाने की भी क्षमता रखते हैं। तो कल वहाँ क्या क्या हुआ था? आप थोड़ा बता सकते हैं? देख लिए कुछ युवक वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बदल कर आए, और उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ, या जो वहाँ पर बालिकाएं थी उनके साथ कुछ ऐसी हरकत है वहाँ पर। देखिए, कोई भी ऐसा कंसर्ट होता है तो करणी सेना के लोग हमेशा ऐसी जगह पे उपस्थित रहते हैं। मैं आपको एक बहुत आज एक खुलासा करता हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। जितने भी बड़े कॉन्सर्ट होते हैं या जितने भी ऐसे बड़े इवेंट होते हैं, कोई नहीं करता होगा, हम सबसे महंगे और सबसे वीवीआईपी पास लेकर उस ओकेशन में, उस कॉन्सर्ट में हमारे लोगों को भेजते हैं। आप भी अटेंड करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ कि मेरा चेहरा तो सब जानते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं, जहाँ अश्लीलता हमें दिखाई दी कंसर्ट में, वहाँ इन्फॉर्मेशन आती है, और हमें किसी से डर नहीं लगता है। डर बहुत पीछे है हमारे। अगर हमें ऐसी स्थिति दिखती है कि किसी भी कंसर्ट में कोई अश्लीलता हो रही है, या कहीं पर भी हमारी जो धर्म की माता बहनों के साथ कोई ऐसी हरकत हो रही है, जो कल भी हमारे लोगों ने देखी और प्रशासन को बताई, ऐसी गतिविधियां देख। कल हमारे धर्म की माता-बहनें जो थी वो अपने लहजे में थी। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग कहते हैं लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उनके साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ। बट कल तो जो आपने देखा कल तीज था, ठीक है? सारी जो आंटियाँ हैं, भाभियाँ हैं, बहनें जितनी सब लोग हैं, वो साड़ी पहन के आई है, सूट पहन के आई है। स्टिल वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, आई वाज़ क्रॉसिंग तो मेरे कानों में सिर्फ इतनी आवाज़ आ रही थी जय श्री राम और जब मैंने देखा तो पुलिस वाले और कुछ लोग थे, वो उन लड़कों को लेके जा रहे थे एंड आई वाज़ लाइक कि ये जय श्री राम क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए, जब इनमें जूते पड़ते हैं ना मैडम, तो वही जब ये गलत करते हैं, तो ये खुद को बचाने के लिए इनको राम का नाम याद आ जाता है। अच्छा, ये हरकतें कर रहे थे वहाँ गंदी, वहाँ पर बजरंगियों की सेना और करणी सेना दोनों उपस्थित थी। अच्छा। उन्होंने वॉच करा, पकड़ा और उनको दनादन किया। प्रशासन को मालूम चला, प्रशासन इनको लेके जा रहा था, तो अब मरता क्या नहीं करता,
सीधे राम 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 याद आता है, तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और बचने की कोशिश कर रहे मुझे तो लगा वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या- हिंदुओं का फेस्टिव है, जय श्री राम जय श्री नहीं, राम। जागरूक करने वाली तो कौम ही नहीं बची अब। आप देखिए, टारगेट कर रहे हैं अपने जो यूथ है उसको टारगेट कर रहे हैं, नशे से लेके हर वो चीज़ गलत की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। मैं देखिए किसी समाज के विरोधी नहीं हूँ, मैं ऐसी गतिविधि करने वालों का विरोधी हूँ जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उसको किसी भी हद तक बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन अगर उनको सबक सिखाने में सक्षम है तो अच्छी बात है, वरना हम सबक सिखाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं, ये वो भी जानते हैं। कल देखा मैंने। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें आपने देखी नहीं है, माँ भगवती नहीं करेगी कभी आपको हम दिखाएं, पर आप दिखा जिस दिन आपको दिखाएंगे आप कहोगे कि ये इसी सजा के लायक है। इसलिए आपको शायद एग्रेसिव वाला टैग दिया जाता है। मैंने आपका होना भी जरूरी है। नहीं, हम एग्रेसिव नहीं रहेंगे तो लीड कैसे करेंगे? लीडर हमेशा एग्रेसिवली, हाँ, लेकिन समझदारी से। यूँ नहीं कि आप अननेसेसरी एग्रेसिव हो रहे हो। जहाँ एग्रेसिव होना वो एग्रेसिव होना ही पड़ेगा, वहाँ सिर्फ आपका एग्रेशन काम आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपका गुस्सा आपको भारी पड़ा हो? बहुत बार भारी पड़ा है, कि कैसे? बहुत बार जेल गए हैं। हाँ? लोगों के लिए लड़ने में भूल जाते हैं अपनी हदें कहाँ तक है, मुंह से क्या निकलता है, हाथ कहाँ चलते हैं, वो अपना लहजा भूल जाते हैं कई बार हम भी। क्योंकि लड़ाई लड़ने जब जाते हैं तो किस मुद्दे पे, विषय पे बात है, उसका आवेदन करने से लेकर निवेदन तक पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना लहजा सुधार के रखें। वो जब सर के ऊपर पानी जाता है तो राजपूत हैं वो फिर सोच नहीं पाते कि कहाँ तक। कभी ऐसा फील हुआ है किसी इंसिडेंट के बाद कि अब हमें थोड़ा पीछे आ जाना चाहिए? नहीं, पीछे हटने का तो कभी जीवन में सवाल नहीं है। कभी? एक बार कदम बढ़ गए, गाड़ी का गियर रिवर्स तो डलने की आदत ही नहीं बढ़, वो आगे जब आगे चल दिए तो चल दिए, पीछे नहीं हटेंगे। निर्णय एक बार ले चुके कि ये करेंगे तो करते हैं। जैसे हम अभी कॉन्सर्ट्स की बात कर रहे थे, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स ऐसे हुए हैं जो कैंसिल भी हुए हैं। करवाए हैं वो, करवाए हैं। आगे भी करवाएंगे। जो ऐसी अश्लीलता फैलाने आएगा शहर में, उसको शहर को गंदा नहीं करने देंगे। आर्टिस्टों से दिक्कत होता है या जो लोग क्राउड होता है उससे दिक्कत? नहीं नहीं, आर्टिस्टों से दिक्कत नहीं है। देखिए, हनी सिंह ने लोग, मैंने अभी हनी सिंह का इवेंट था, मैंने उसका विरोध किया। लोग मेरे से क्वेश्चन, वो इवेंट वाले मेरे से मिलने आए कि हनी सिंह ने तो नशा छोड़ दिया है, अब आपको क्या परेशानी है? तो उसने नशा छोड़ दिया, उसकी वजह से जो हजारों लोग आज रिहैब सेंटर में हैं उनका क्या? वो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं इसकी वजह से। उसका जिम्मेदार हनी सिंह है। इसने नशा छोड़ दिया, क्या उन्होंने छोड़ा? जो जिसने सबसे ज़्यादा नशे को प्रमोट किया, आज वो साधु बन गया है पैसे कमाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, आपने जो कराया है उसको आप भुगतोगे। और अगर इंदौर शहर में ऐसे कोई कॉन्सर्ट होते हैं तो पहले 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था कराए कॉन्सर्ट कराने वाला। अब उसको चाहे प्रशासन मेरे से बोले कि आप धमकी दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर अपने लोगों के लिए लड़ना गुंडा कहलाना है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना गुंडा कहलाना है, तो 100 बार ऐसे गुंडा कहलाने की तैयार। क्या बात है। मतलब आप कुछ भी करके गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल 100% बात है। अत्याचार तो किसी पे नहीं होने देंगे और अधर्म कभी किसी हद तक नहीं होने देंगे। कॉन्सर्ट्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी जाना चाहिए? मतलब कभी मन नहीं हुआ ऐसा कि अटेंड करना चाहिए? नहीं, युवा अवस्था में गया हूँ मैं 2-3 बार। और देखिए, मैं जो बोलता हूँ मैं सत्य बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कई बार, हमारी भी एक अवस्था रही जहाँ सब चीज़ें लाइफ में हमने करी, बिल्कुल। पर उसका कोई औचित्य समझ में नहीं आया। एक युवा के इच्छा रहती है कि वो पार्टीज अटेंड करे, अपने दोस्तों के साथ बैठक करे, ठीक है, पर हर चीज़ की एक लिमिट सेट होनी चाहिए। ये जो आजकल का माहौल है ना, ये बहुत अलग है। इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के साथ साथ खुद यूथ को ये स्वीकारना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप पार्टीज करने की मनाही नहीं है, लिमिटेशंस की मनाही है। खुद की सुरक्षा खुद को रखने की जिम्मेदारी होना चाहिए युवा को। मतलब पार्टी करना गलत नहीं है, गलत तरीके से पार्टी करना गलत गलत। तरीके से पार्टी करना गलत है। देखिए, नशा, अभी हम किसी भी नशा मुक्ति के कार्यक्रम में जाते हैं या नशे को छोड़ने को लेकर बात होती है, तो वहीं 50-100 लोग इकट्ठे करने में समस्या आती है। मतलब आप ये चीज कह रहे हैं नशा मुक्ति का भी कार्यक्रम होता है, मुझे ये पहली बार पता चला। नहीं नहीं, 100% होता है, हम ही करते हैं। और अभी हमने मतलब बहुत सोचने का विषय है कि एक मैं नशा मुक्ति के कार्यक्रम में गया, वहाँ मुश्किल से, मतलब जिस इवेंट में मैं जाता हूँ वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। मैं उस इवेंट में गया तो वहाँ 50-100 लोग थे। तो मैंने मन से बोली ये बात कि यहाँ नशा मुक्ति का कार्यक्रम में इसलिए शायद इतने कम लोग हैं, कहीं यही नशा परोसा जाता तो शायद टेबलों कुर्सियों पर जगह नहीं होती बैठ। पैसे देते लोग आने के लिए? 100%।
पासेस के आप देखो लाखों रुपए के पासेस लेते हैं ऐसे कंसर्ट में। टेबल्स होती है 5-5 लाख रुपए की 100%, 100%। ऐसे सिर्फ 1-1.5 घंटे की। 1 डेढ़ घंटे की सोचिए। अब आप इसको बोलेंगे कि करणी सेना विरोध करती है, तो संस्कृति, देश की संस्कृति बिगाड़ने का जो भी लोग काम करेंगे, उनकी अकल ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। चलिए आप आए हमारे पावर टॉक्स में, मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें समय दिया और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। आपने यूथ को बहुत अच्छा गाइड किया। आई होप कि सब लोग जब सुनेंगे कि आपकी विचारधारा क्या है, उससे बहुत लोग सीखेंगे, मोटिवेट होंगे और मैं चाहती हूँ कि आजकल के जितने बच्चे हैं, जो छोटे टीनेजर्स हैं, वो ज़्यादा पार्टीज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा गलत चीज़ों में जा रहे हैं। पार्टीज़ करने से दिक्कत नहीं, लेकिन गलत चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। वो आपको सुने और आपसे इंस्पायर हो और हमारा देश बहुत आगे बढ़े। सो मैं जस्ट छोटी-सी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप पावर टॉक्स में आए, आपको बात करके कैसा लगा? जस्ट 2-3 शब्द जैसे तो देखिए, आप मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप जैसे आप हो, आप यूथ हो, आप कितने अच्छे डायरेक्शन में काम कर रहे हो। मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं 2-3 और मैं बहुत इंस्पायर हुआ इन चीज़ों से कि यूथ को जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, उसको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अननेसेसरी पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट करते हैं कि यार आपको फुटबॉल खेलते आती नहीं, आपको फुटबॉल खेलना चाहिए। आपको एक्टिंग नहीं आती, आपको एक्टर बनना चाहिए। तो मेरा ये मतलब है कि यूथ को खुद के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सीधी बात। लेकिन सही दिशा में, जैसे आपने लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुद को भी बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छी यूथ हो, थैंक यू। पुलिस के काफ़ी बड़े अच्छे अधिकारियों के आपने इंटरव्यू दिए। मैं चाहता हूँ कि आपसे जितना यूथ जुड़ा है, वो इस चीज़ को देखे और गलत का विरोध खुल के करे। सही चीज़ों को अडॉप्ट करें और गलत को बिल्कुल इग्नोर करना सीखें। जैसे कि आपने कहा कि जिस चीज़ में रुचि हो, जी, उसमें आगे बढ़ना उसमें चाहिए। 100%। तो मैं एक चीज़ बस आजकल के पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं रोका कि ये नहीं करना, वो नहीं करना और पढ़ाई में ही ध्यान देना। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं रोका ना, तो मैंने पढ़ाई भी की, मैंने एक्टिंग भी की और आज मैं ये सारी चीज़ें भी कर नहीं, रही वो हूँ। दिख रहा है ना, नहीं रोका उसका असर दिख रहा है। जी। मतलब उनकी फ्रीडम का अच्छा ही क्योंकि कई बार फ्रीडम के भी गलत नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं है, नज़ारे दिखते ऐसा हैं। नहीं है देखिए। ऐसा नहीं है। फ्रीडम मतलब ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, फ्रीडम तो सबके पास होती है, जिसके पास नहीं होती वो छीनना जानता है। छीनना देश के पास नहीं थी उसने छीना, बच्चों को आप नहीं दोगे वो छीन लेंगे, छीन ले। है ना? ये फ्रीडम देना और लेना ये गलत नहीं है। फ्रीडम में रह के अपनी सीमाओं में बंधे रहना राइट। ये अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी होना चाहिए। क्योंकि जैसे पार्टीज़ मैं भी करती हूँ, 100%। जैसे मैंने आप नहीं, मैंने आपको बोला मैंने भी की है, जी, उसमें कोई नहीं। मैं तो बिल्कुल बाला साहब ठाकरे को मानने वाला व्यक्ति हूँ। जो करता हूँ खुलेआम बोलता हूँ। सीधी बात। पार्टी करना में बुराई नहीं है, लिमिट में रहने में और संस्कारों में रहने में भलाई है। पार्टीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, ना पब के खिलाफ। समय पे बंद करो, युवाओं को समय पे घर जाने दो, उनके माता-पिताओं के पास जाने दो, आराम से घर जाके सोने दो, पुलिस को भी परेशान मत करो, खुद भी परेशान मत। और आप भी परेशान नहीं बस हम होंगे। भी परेशान नहीं हो। क्या बात है। चलिए आपने हमें आपका कीमती समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ अगली बार आपको मैं एक ऊँची पोस्ट पे और एक बहुत अच्छी पोस्ट पे देखूँगी। अभी भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत ऊँचा दिखोगे। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच।